साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो है शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों एमपी सेट भी है और शिक्षक चयन परीक्षा भी है, दोनों ही आ रही है और मैं दोनों के लिए जो है गाइडेंस आपको दे रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, कैसे क्या प्रिपरेशन कर रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ। शिक्षक चयन परीक्षा वही कैंडिडेट दे पाएंगे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हो रहे हैं। अब कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या करें। तो भैया शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, अदरवाइज़ कंपटीशन है। यहाँ पर शिक्षक चयन परीक्षा जो कैंडिडेट देंगे वो कैंडिडेट दे पाएंगे जिन्होंने 2018 में सिर्फ क्वालिफाई कर रखा, टेस्ट दे रखा, वो कैंडिडेट भी है और आपके 2023 वाले भी है। अब 2023 का मेरे हिसाब से रिज़ल्ट जो है अच्छा निकला, अच्छे कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए। अब पता चलेगा शिक्षक चयन परीक्षा में कि कितनी पोस्ट निकलेगी। अगर चयन परीक्षा की जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पे पोस्ट अगर कम निकली, पोस्ट उस टाइम पे डिक्लेयर हो जाएगी। अगर पोस्ट कम निकली और फिर उस टाइम पे सोचेंगे कि हम अच्छे से तैयारी करें, हमको टॉप आना है, तो फिर सिलेक्शन एक एक दो दो नंबर से रह जाता है साथियों। और एक नंबर एक क्वेश्चन से रहना मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं 2018 का एमपी सेट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि मेरा जो रैंक था वो वो जो रैंक था कौन सा 32 रैंक था। एक तरह से 31 सिलेक्शन दिए थे उन्होंने, 31 सिलेक्शन ओबीसी की कैटेगरी में है। तो ओबीसी में अगर देखूं तो मैं 32 नंबर पे मैं आ रहा हूँ एमपी सेट एग्ज़ाम में। अब यदि मैं 32 नंबर पे आ रहा हूँ ओबीसी कैटेगरी में, मेरे जो नंबर थे वो 170 थे और 172 थे। यहाँ पर दशमलव गुणांक में नंबर नहीं दिए थे, डायरेक्ट जो है अगला जो है पात्रता परीक्षा है, तो जो 172 पे थे, वैकेंसी तो है ही नहीं, 172 पे थे, उनको सारे को क्वालिफाई कर दिया। अब जस्ट उसके बाद किसका नंबर आ रहा था, जिन जिन कैंडिडेट के 170 नंबर आ रहे थे उनको क्वालिफाई का जो है तमगा दे देते, उनको रिजल्ट दे देते कि ये एमपी सेट क्वालिफाई है। तो कितने नंबर, कितने क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का डिफरेंस था और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है एमपी सेट में। तो जो तैयारी करो तो पूरे मन से करना, आधे अधूरे मन से मत करना। मेरी जो तैयारी रही थी, मैं वास्तविकता में बताऊं तो मेरी पूरी तैयारी नहीं थी, एग्ज़ाम देके आ गया था बस में। तो वो कंडीशन है कि ये कंडीशन नहीं रहनी चाहिए। और आपका यदि आपको सिलेक्ट होना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो फिर कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। जैसे मेरी एमपी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2013 में 2011 वाला एग्ज़ाम दिया था, और उस समय जो है मेरा रैंक था ऑल एमपी 12वां रैंक था ओबीसी कैटेगरी। कौन सा रैंक था, 12वां। अब वहाँ पर 12वां रैंक आ गया तो फिर तो कहीं से कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बची। ये हुआ कि ज़िले में पोस्टिंग मिल गई, ज़िले में पोस्टिंग मिलने के बाद गांव के पास में पोस्टिंग मिल गई जहाँ पे रेसिडेंट्स है वहाँ पर। तो जो टॉपर आने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहते हैं, बाद में दिक्कत नहीं आती है। तो तैयारी अच्छे से करें। कम नंबर आ गए तो नुकसान है, नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। थोड़े ज़्यादा नंबर आ गए तो ठीक है, नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई तो फिर सेटिस्फेक्शन नहीं है यार, घर से दूर हूँ। तो उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप अभी अच्छी मेहनत कर लो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ओके। और ऐसा नहीं कि 2 महीने की तैयारी, जो सफल होते हैं, आपने जिन जिन कैंडिडेट ने एमपी टेट क्वालिफाई किया है वो कैंडिडेट समझते होंगे दिल से कि हमारी प्रिपरेशन कब से चल रही थी, हम किस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उन लोगों का सिलेक्शन हुआ। अदरवाइज जिन्होंने केमिस्ट्री छोड़ दी थी और वो सोचे कि लास्ट के 2 मंथ में जो है हम सिलेक्शन ले लेंगे, कोई भी टीचर, कोई दुनिया की ताकत जो है लास्ट 2 मंथ में सिलेक्शन दिलवा नहीं सकती है। आपका कुछ ना कुछ पुराना बेसिक होगा तो ही जो है आप सिलेक्शन ले सकते हो। कुछ ना कुछ आपका अच्छा बेसिक रहा होगा, एमएससी अच्छी पढ़े होगी, बीएससी अच्छे से पढ़ी होगी, और फिर आप जो है अभी पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं नॉलेज रिलेट होता रहता है। ओके। तो 2 मंथ में कोई गोल के पिला दे ऐसा नहीं होता, अपनी खुद की मेहनत होती है, पुरानी मेहनत भी होती है। गाइडेंस देने वाले वो बात अलग है कि टीचर्स गाइडेंस देते हैं, अच्छे टीचर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज दिक्कत भी आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप पुराना पेपर देखोगे एमपी टेट का, तो 2011 का पेपर उठा के देखना, 2011 का पेपर पूरा एडवांस केमिस्ट्री पूछी गई थी। 2018 का पेपर देखना पात्रता परीक्षा का, पूरी एडवांस केमिस्ट्री पूछी गई थी। अब जब 2023 का पेपर देखोगे आप तो उसमें ठीक ठाक पेपर आ गया था, बेसिक आ गया था, थोड़ा एडवांस था, बेसिक ज़्यादा था, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ज़्यादा थे जो आसानी से कर सकते हैं, जो 11वीं 12वीं अच्छे से जिन्होंने पढ़ रखा है, एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ रखी है। अब वापस चयन परीक्षा आ गई, सिलेक्शन एग्ज़ाम आ गई। सिलेक्शन एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, हो सकता है बेसिक और एडवांस दोनों का कॉम्बो आ जाए।
इसी कभी भी कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो पूरी तरह से उसी को लेकर नहीं चलना चाहिए। जैसे कि 2018 के पेपर को अगर 2023 में लेके चल रहे पूरा, सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि 2018 का पेपर का पैटर्न पूरा अलग है, 2023 का अलग है, फिर अगला चयन परीक्षा का पैटर्न अलग हो सकता है। तो हमें प्रिपरेशन कैसे करनी? प्रिपरेशन हमें टोटल प्रिपरेशन करनी, बेसिक टू एडवांस। मतलब बेसिक चीज़ें भी आनी चाहिए, एडवांस चीज़ें भी आनी चाहिए। एनसीईआरटी तो पूरी अच्छे से होनी चाहिए और नीट लेवल के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तब जाके आपके सिलेक्शन की श्योरिटी होगी, तब जाके आप जो है गवर्नमेंट जॉब में जा पाओगे। और बार बार मौके नहीं मिलते हैं। जो सुकून जो मिलता है सिलेक्शन के बाद, बहुत बढ़िया सुकून मिलता है, लाइफ सेटल हो जाती है। और आपकी लाइफ सेटल होती है तो आपकी लाइफ सेटल होने के साथ साथ पूरे परिवार की लाइफ सेटल होती है, क्योंकि एक व्यक्ति से पूरा परिवार जुड़ा रहता है। और यदि केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से नंबर लाएं। ओनली 2 महीने का इंतज़ार क्यों करें? कई कैंडिडेट के मेरे पास फ़ोन आते हैं एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, भैया कोर्स लेने आ रहे हैं। अरे 15 दिन पहले क्या करोगे यार? तुम कोर्स को जमा भी नहीं पाओगे 15 दिन पहले तो। उन सिलेबस को, उनको नोट्स को, कहाँ से क्या शुरुआत करनी, क्या पढ़ना, माइंड में उथल पुथल हो जाएगी। जब आप जो सारी फोकट चीज़ें हैं ना वो पहले करके देख लो, आपको जो है क्या करना है क्या नहीं करना। उस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे 15 दिन पहले आपको टाइम नहीं रहता है। उस टाइम पे आपने जो पढ़ रखा है उसको रिवीजन करने का टाइम रहता है। कई बार मैंने समझाता भी हूँ कि 15 दिन पहले क्या करोगे भैया, कोर्स जो है ये लेकर कोई मतलब नहीं है। आपने जो सिलेबस कर रखा है वही करिए तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो है वैसे मैं जो है मेरा सिलेबस का जो परचेजिंग का जो था वो प्राइस जो था पहले ज़्यादा था, अब काफ़ी कम कर दिया है। और आप जो जिन कैंडिडेट को पूरा कोर्स जो है लेना है वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने नंबर जो है व्हाट्सअप में दे दूँगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। उस नंबर पर मैं आपको सारी जो है जानकारी दे दूँगा, कोर्स आपको कैसे क्या लेना है। हमारा साथियों ओनली पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं है। कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए, कैंडिडेट का फ़ायदा होना चाहिए। अदरवाइज़ हम जो है हमें संतुष्टि नहीं होती है अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो। अगर कैंडिडेट ये कह दे कि यार सर हमारा जो है फ़ायदा नहीं हुआ तो मुझे बहुत बेकार लगता। अभी जैसे कि एमपी सेट का निकला हुआ है, एमपी सेट में मेरी बहुत अच्छी पोजीशन है ये। अगर ये पोजीशन भी देखो तो मेरे को बहुत अच्छा सा पेपर जो है मैं करके आया था और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एमपी सेट की भी मैं बैचेस चालू करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन 2 महीने में एमपी सेट की जो प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, नॉलेज जरूर हो जाएगा 2 महीने के लिए। अब 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर आप जो है जनरल पेपर कवर करोगे या सब्जेक्ट का पेपर कवर करोगे? 200 नंबर का सब्जेक्ट आ रहा है, 100 नंबर जनरल आ रहा है, कैसे कवर हो पाएगा? आप अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो एमपी सेट में जो सिलेबस है, मेरा जो मानना है कि 50% जो है बेसिक और 50% एडवांस आता है एमपी सेट में। एडवांस एमएससी केमिस्ट्री वाला सिलेबस आएगा, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री वाला, हायर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये सारी पूछी जाएगी। और अगर लो लेवल में देखो तो बीएससी की बुक्स अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो 50% बीएससी की बुक्स में, 50% एमएससी का सिलेबस आएगा। लेकिन वो भी कब? जब आप बार बार रीडिंग करोगे ना, तब मतलब पता चलता है कि हाँ कैसे अपने को तैयारी करना है, क्या करना है। ये चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम के 15 दिन पहले कोर्स लेने से कोई मतलब नहीं रहता है। कोर्स लेना हो, जो भी पढ़ना हो वो अभी पढ़ लो। अब मेरा जो मानना है कि किसी को कुछ भी पता नहीं कि चयन परीक्षा में सिलेबस क्या होगा। सिलेबस चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन निकलेगा, उसी के साथ सिलेबस आएगा कि भैया चयन परीक्षा का सिलेबस ये है। चयन परीक्षा तो होना है, निश्चित है, ये तो नोटिफिकेशन में आ ही गया था। पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा होगी। चयन परीक्षा में 2018 के कैंडिडेट और 2023 के जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो सब जो है उसमें बैठेंगे। ओके, दोनों कैंडिडेट बैठेंगे। तो चयन परीक्षा में सब्जेक्ट तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो सोचना क्यों है कि सर जो है हम बाद में पढ़ाई चालू करेंगे या क्या करें क्या नहीं करें। अरे भैया सब्जेक्ट तो पढ़ लो। आप नहीं पढ़ के भी क्या कर लोगे? पढ़ लिया तो काम आएगा सब्जेक्ट, नहीं पढ़ा तो दिक्कत में, उस टाइम पे टेंशन में आओगे कि टाइम उस टाइम पे तो सभी जैसे रिजल्ट आया और जैसे नोटिफिकेशन निकला उस टाइम पे तो पूरी दुनिया तैयारी करेगी। लेकिन उनसे पहले आपको एडवांस में रहना है तो पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको टॉपर बनना है, आपको सिलेक्ट होना है तो सब्जेक्ट तो अभी कंप्लीट करके रखिए। उसके बाद में जैसे अभी HSTET का सिलेबस था वो पूरा आपने पेपर हो गया, आपका अच्छे नंबर आ गए, 100 ऊपर नंबर आ गए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब आपको उसकी सफलता का आपने जश्न मना लिया, अब वापस सेटल हो जाइए। अब वापस आप ज़मीन पर आ जाइए। उड़ गए आप कि 125 नंबर आ गए, 120 नंबर आ गए, बहुत बढ़िया बात, लेकिन वापस ज़मीन पर आ जाइए क्योंकि अभी रेस चल रही है।
रेस अभी रुकी नहीं है। हो सकता है आपके 100 नंबर आए हो और आपको 80 नंबर वाला बीट कर जाए, आपको पीछे छोड़ दे। होता है, ये अक्सर होता है। 10वीं में हमारे साथी जो थे बहुत सारे 10वीं में टॉप आए थे, वो 10वीं में 3rd डिवीजन, 12वीं में जाके 3rd डिवीजन आ गए, 3rd डिवीजन वाला फर्स्ट क्लास भी हो गया, ऐसे भी होते हैं। तो अभी ये रेस चल रही है। कोई 110 नंबर आए हैं, 120 नंबर आए हैं, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात है, आपने जश्न मना लिया। अब आप जो है वापस प्रिपरेशन करना चालू कर दे। अदरवाइज रेस चल रही है, आपके पीछे वाला आपको बीट कर जाएगा और आपसे अच्छे नंबर भी ला सकता है। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि आप जो अच्छे से तैयारी कीजिए, समय निकल जाएगा, समय बचा नहीं है, और आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो रहेगी, आपके पास मटेरियल कंप्लीट रहेगा, आपके पास जो भी चीज़ें आपने देखी हुई रहेगी वो सारी कंप्लीट रहेगी। तो आपको उस टाइम पर दिक्कत नहीं आएगी जिस टाइम पे नोटिफिकेशन निकलेगा, जिस टाइम पे पूरी दुनिया तैयारी कर रही। जब पूरी दुनिया तैयारी करेगी तब हम सोएंगे आराम से कि हमारी तैयारी है कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से पेपर आ जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोच के जो है आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मेरी बात समझ में आई आपको? चलिए, तो ये है साथियों, प्रिपरेशन करिएगा। और जिनको हमसे प्रिपरेशन करना है, हम सिर्फ एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, सिलेक्शन आपको लेना है, मेहनत आपको करना है। हमारा काम है सिर्फ आपको गाइडेंस देना कि इस वे में आप जो है अपना जो है सिलेक्शन ले सकते हो। आज एक छोटा सा टॉपिक, इसी के साथ में एक छोटा सा टॉपिक भी करवा देते हैं, एमिनो एसिड से रिलेटेड। और एमिनो एसिड से रिलेटेड मैंने हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, जैसे कि उदासीन एमिनो एसिड्स, अम्लीय एमिनो एसिड्स, बेसिक एमिनो एसिड्स, सिंपल क्वेश्चन है। तो उदासीन में जो है एमिनो एसिड्स में होता क्या है एक्चुअली, एमिनो एसिड्स में एक्चुअली आपके पास जो है NH2 और COOH दोनों ग्रुप हैं, एमिनो एसिड्स हो गया। एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे उदासीन के लिए क्या शर्त है, बराबर अगर एक COOH है और एक NH2 ग्रुप है तो उनको कह देंगे अपन उदासीन एमिनो एसिड्स। सिंपल है, NH2 CH2 COOH, ये एमिनो एसिड्स। CH2 को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जगह CH NH2COOH और यहाँ पे लिख दिया मैंने R। साथियों, दुनिया के जो भी एमिनो एसिड्स हैं वो हैं अधिकतर जो है अल्फ़ा एमिनो एसिड्स हैं, जो भी प्राकृतिक एमिनो एसिड्स हैं। अल्फ़ा एमिनो मतलब इसके सापेक्ष अल्फ़ा पोजीशन और अल्फ़ा पोजीशन पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्फ़ा एमिनो एसिड्स हैं। अब एकमात्र एक ऐसा एमिनो एसिड्स है जिसमें कीरेल कार्बन नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो भाई साहब, कीरेल कार्बन, इसमें जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई है उसको अकीरेल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकीरेल। अब इस कार्बन की वैलेंसी भाई साहब 2 सेम हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? अकीरेल कार्बन है। तो अकीरेल एमिनो एसिड्स, अकीरेल एमिनो एसिड्स कौन सा है? ये वाला ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा एमिनो एसिड्स है जो अकीरेल है। मेरी बात समझ में आ गई? ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड्स है जो अकीरेल है, बाकी सभी कीरेल होते हैं। कीरेल कैसे? अब होता क्या है कि ये कार्बन है, इस कार्बन से साहब ये जो है, इस कार्बन से ये COOH यहाँ पर जोड़ रखा है, ये NH2 मैंने यहाँ पर जोड़ रखा है, ये H यहाँ पर और यहाँ पर R की जगह अगर H जोड़ दोगे तो ये ग्लाइसिन हो गया। अब अगर R की जगह डिफरेंट टाइप के ग्रुप जोड़ना है आपको, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड से बन जाएंगे। और जब अगर ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ये चारों ग्रुप भाई साहब डिफरेंट है, तो ये जो है कीरेल होगा। तो ग्लाइसिन के अलावा जो भी एमिनो एसिड्स हैं वो सभी क्या है साहब? कीरेल है। मेरी बात समझ में आएगी? सभी कीरेल एमिनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन एकमात्र हैं जो अकीरेल हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो है 4 ऑप्शन देंगे किसमें कीरेल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ग्लाइसिन में। ओके, समझ में आ गया? अब अपन बात करें तो उदासीन एमिनो अम्ल में, ये उदासीन एमिनो में अभी आगे और टेबल देखेंगे, सारे आपके एमिनो एसिड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। अम्लीय एमिनो एसिड्स में भाई साहब जिसमें COOH समूह ज़्यादा है और NH2 समूह कम है वो क्या हो जाएगा? अम्लीय। क्षारीय में, बेसिक में क्या कहेंगे? जिसमें NH2 समूह ज़्यादा है, COOH समूह कम है, उसको क्या कह दिया? क्षारीय एमिनो एसिड्स कह दिया, कैप्रोइक अम्ल। ठीक है, ये है ग्लाइसिन। अब आपको एक टेबल बताते हैं शानदार वाली। अब यहां पर इस टेबल को हमने तो पूरी तरह से रीड कर रखा था कि किसका क्या है।
अब यहाँ पे आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ इस टेबल से ही क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ऐसा बनता है साहब कि आपके सामने एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए आपके सामने हाजिर है। साहब क्वेश्चन पूछा आपके सामने कि इनमें से कौन सा एमिनो एसिड जो है बेसिक है, क्षारीय है। झट से आपको याद है, आपने लगा दिया लाइसिन जो है इनमें से क्षारीय एमिनो एसिड्स हैं। आपके सामने क्वेश्चन बना है साहब कि एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, इनमें से कौन सा एमिनो एसिड्स जो है वो उदासीन है। तो प्रोलाइन जो है वो उदासीन एमिनो एसिड्स हो गया। आपके सामने एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, इनमें से कौन सा एमिनो एसिड से जो है एसिडिक है, तो एस्पार्टिक एसिड। अब आपको याद क्या करना है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एसिडिक में अधिकतर यही पूछे जाते हैं, तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड नाम रख दिया, तो नाम के पीछे ही एसिड लगा हुआ है, तो अम्लीय एमिनो एसिड्स का तो ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है कि इनमें से बताइए कौन सा एमिनो एसिड है। क्वेश्चन यही बनेगा हमेशा कि कौन से एमिनो एसिड से जो है वो उदासीन है और कौन सा एमिनो एसिड से जो है क्षारीय है। तो जब क्षारीय की बात आ जाए तो इन तीनों को तो याद रखना। मैंने याद रखा था ला ही ए, और इसमें से मेरा फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन बैठा था 2011 में, लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडाइन। लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडाइन, ला ही ए। ओके, अब डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट आर के आधार पर। तो भैया यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो है ये लिखा NH2, ये लिखा CH और ये लिखा यहाँ पर COOH। अगर इस जगह मैंने लिख दिया CH2COOH, क्या लिखा CH2COOH, तो ये कौन सा एमिनो एसिड्स हो गया भैया, एस्पार्टिक एसिड हो गया। अगर मैंने इसकी जगह CH2COOH नहीं लिखा और भैया लिख दिया मैंने CH2COOH, तो ये हो जाएगा भैया ग्लूटामिक एसिड। मतलब इसको चेंज करना, बाकी सेम कंडीशन है। ओके, समझ गए होंगे मेरी बात को। अगर इसकी जगह, इस जगह मैंने ये लिख दिया कि CH2 थ्राइस, 3 बार NH2, तो भैया ये हो गया लाइसिन। तो कुछ भी नहीं है, ये लिखा मैंने NH2, ये लिख रहा हूँ CH2 और ये लिख रहा हूँ COOH, एक H कम कर दिया और अब हमने जोड़ दिया यहाँ पर भाई साहब कोई R ग्रुप, और इस R ग्रुप क्या है, ये वाले चीज़ें हैं, R ये है, इसकी जगह R की जगह मैंने ये जोड़ दिया तो हाइड्रोक्सीप्रोलिन बन जाएगा। इस R की जगह मैंने ये जोड़ दिया तो भैया ये हो जाएगा प्रोलिन हो जाएगा। इसकी जगह भाई साहब हमने ये जोड़ दिया एस्पार्टिक एसिड, ये जोड़ दिया अर्जिनिन, ये जोड़ दिया इस आर की जगह हिस्टिडाइन हो जाएगा। कितना सिंपल है, लाहिए, क्या लाहिए, लाइसिन लाओ, अर्जिनिन लाओ और हिस्टिडाइन लाओ, लाहिए। ओके, याद रहेगा। तो यहाँ पर ये एमिनो एसिड्स वाला अगर आपकी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए होंगे। देखो न्यूट्रल के जो है पीएच वैल्यू भी दे रखी है कि पीएच आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, सम विभव अंक है, सभी के सम विभव अंक भी दे रखे हैं यहाँ पर, सम विभव अंक सॉरी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। और इनको शार्ट में किसको क्या कहते हैं, ग्लाइसिन को GLY फर्स्ट 3 वर्ड, एलानिन को ALA संक्षिप्त नाम, वेलिन को VAL, ल्यूसिन को LEU, ये कहते हैं। आर संरचना पार्ट श्रृंखला, आर मैंने बता दिया, आर की जगह H है तो ग्लाइसिन, आर की जगह CH3 है तो एलानिन। इस तरीके से आप जो है बेसिकली मोटे मोटे तौर पर इन एमिनो एसिड्स को याद रख सकते हो। इसमें क्वेश्चन मैंने बता दिया कि कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कि एक तो ऐसा एमिनो एसिड्स बताइए जिनमें किरेल कार्बन नहीं है, तो मात्र एकमात्र है ग्लाइसिन, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा इनमें बताइए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेसिक है, तो अपन NH2 और COOH को देख लेंगे, काउंट कर लेंगे, जिसमें NH2 ज़्यादा है वो वाला बेसिक है, जिसमें COOH ज़्यादा है वो एसिडिक है। यदि दोनों इक्वल हैं तो उसको अपन मान लेंगे उदासीन। बाकी आपके सामने टेबल ये हाजिर है। ओके साथियों, तो कुछ दिनों में मैं आपके लिए आता रहता हूँ मोटिवेशन के लिए, और आपको निश्चित ही इसका फ़ायदा मिलता होगा। तैयारी करते रहिए साथियों, मेहनत करना हमारा काम है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि फल अपने, मेहनत करना अपने हाथ में है, परिणाम अपने हाथ में नहीं है।
तो परिणाम की चिंता कभी ना करें लाइफ में, ठीक है। और अगर आपने मेहनत करी है तो फल निश्चित मिलता है। ये प्रकृति का नियम है, अटल सत्य है, लिख कर रख लो। आप ये मत समझना कि हमारी जो है मेहनत फालतू गई। कभी आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। ये तो मैंने तो मेरी लाइफ में देखा है। मैंने तो जो जो चीज़ें करी हैं, जो जो लाइफ में हुआ है, जो जो घटनाएं मेरे साथ घटित हुई है, हमेशा कहीं ना कहीं मेहनत से रिलेट होती हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ समय लग जाए, देर हो जाए, लेकिन फ़ायदा ज़रूर मिलता है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है सिलेक्शन में कि जो निराश हो गए थे कि हमारे साथी हैं भैया, 2009 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2013 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2018 में अभी इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन पता चला कि पुरानी मेरिट लिस्ट उठा रहे फर्स्ट ग्रेड की और उसमें उनका नाम आ गया। खुश हो गए। तो कहीं ना कहीं मेहनत कर रखी थी, चाहे कम नंबर थे तो भी सिलेक्शन हो गया। तो आपकी जो मेहनत होती है ना, वो आपको कहीं न कहीं इसका रिटर्न ज़रूर देगी। दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। अगर आपने मेहनत कर रखी होगी तो मेहनत का रिटर्न ज़रूर मिलेगा। ओके साथियों, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।